अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपके साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान बशीर रियाज साहब की किताब ब्लाइंड जस्टिस में से शरीफ खानदान से मुतल्लिक मज़ीद इंकशाफात शेयर करेंगे। उनकी इस तसनीफ में से हम कई वीडियोज़ में कई इंकशाफात कर चुके हैं। इससे पहली जो हमने वीडियो की थी इसी बुक में से वो ये थी कि बशीर रियाज साहब ने ये लिखा था कि इस खानदान ने किस तरीके से रियासती वसाइल का इस्तेमाल करके अपने ज़ाती कारोबार के जाल फैलाए थे और अरबों के कर्जे लिए गए थे ज़ाती फ़ायदे के लिए। इस खानदान ने कानून साजी की थी और कौमी इदारों का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। इस स्टोरी में जो चीज़ इसी बुक में से हम शेयर करने वाले हैं वो ये है कि शरीफ खानदान ने मुबैना तौर पर अपने रिश्तेदारों को कैसे लूटा था, उन पर जो था जबर किया था, उनको गिरफ्तार करवाया था। दूसरी चीज़ ये होगी कि 1984 के अंदर जो उस टाइम के मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने जो रेफरेंडम कराया था, उस रेफरेंडम में शरीफ खानदान का जो था क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने इस रेफरेंडम को सपोर्ट किया था। तो ब्लाइंड जस्टिस के अंदर जो कुछ बशीर रियाज साहब ने लिखा है उसको मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, उसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने लिखा है कि शरीफ खानदान की लूट में से अपने हिस्से के हुसूल के लिए नवाज शरीफ के कज़न मियां खालिद सिराज और चंद दीगर अफराद अदालत चले गए थे। नवाज शरीफ ने अपनी मुखालफत करने वाले रिश्तेदारों, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, को गिरफ्तार करवा लिया। जनवरी 1994 में मियां खालिद सिराज ने वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के नाम खत लिखा। इस खत में मियां शरीफ और उनके खानदान की जानिब से उनके साथ मुतकब्बिराना सलूक की शिकायत की गई थी। ये जिस खत का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ब्लाइंड जस्टिस में, ये पानामा केस जब आया था 2016 में, तो उसके बाद भी इसके जो मंदरजात थे वो मीडिया में सामने लाए गए थे, जो उनके कज़न की जानिब से लिखा गया था, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई थी। ब्लाइंड जस्टिस में मजीद बशीर रियाज साहब ने लिखा है कि मियां खालिद सिराज के खत में इंकशाफ किया गया था कि साल 1984 में मियां शरीफ ने जनरल ज़ियाउल हक को बहुत बड़ी रकम दी थी, जिसका मकसद फौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक की जानिब से कराए गए झूठे रेफरेंडम में मर्जी के नताइज हासिल करना था। इस रेफरेंडम ने जनरल ज़ियाउल हक को 5 बरस के लिए सदर बनने का अख्तियार दिया था। तो ये वो रेफरेंडम है जो दिसंबर 1984 के अंदर हुआ था, जिसके नतीजे में 5 बरस के लिए जो ज़ियाउल हक साहब थे, इक़्तिदार उनके पास आ गया था, वो सदर बन गए थे। इस रेफरेंडम के बाद 1985 में नवाज शरीफ साहब जो थे उनको पंजाब की वज़ारत आला मिल गई थी, और जब उन्हें वज़ारत आला मिली थी तो उन्होंने क्या किया था, ख़ानदानी कारोबार के लिए कैसे उन्हें कर्जे मिले थे, क्या क्या छूट मिली थी, वो सारा इसी किताब में से हम आपके सामने रख चुके हैं। मजीद उन्होंने लिखा है कि खालिद सिराज की जानिब से इस खत में शिकायत की गई थी कि मियां शरीफ खानदान के कारोबार के गैर मुतनाज़िया सरबराह थे। उन्होंने अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी रकम से अपनी शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कायम की और 9 नए प्रोजेक्ट बना दिए जो उनके और उनके बेटों की मलकियत थे। खालिद सिराज के मुताबिक नवाज शरीफ की फैमिली ने लिक्विड कैश को बैरून मुल्क मुंतकिल किया, जिसके नतीजे में इत्तेफाक ग्रुप के चंद यूनिट्स बंद हो गए। खालिद सिराज साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि चूँकि कारोबार मुश्तरका था और उनका भी हिस्सा था, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली थी उन्होंने लिक्विड कैश निकलवाई, उसको बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया। वो कैश निकलवाने की वजह से जो इत्तेफाक ग्रुप के यूनिट्स थे उनको नुकसान, जो कि मुश्तरका मलकियत में थे, उनको नुकसान उठाना पड़ा और वो यूनिट्स जो थे बंद हो गए। तो उनके कहने का ये मकसद था कि नवाज शरीफ साहब ने जो चाल चली थी या जो उन्होंने इकदाम उठाया था कैश निकालने का, उससे जो था उनको, जो उनके कज़न थे नवाज शरीफ साहब के, उनको नुकसान उठाना पड़ा माली। मजीद उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि इसके बाद नवाज शरीफ खानदान की जानिब से बैरून मुल्क मुंतकिल की गई इस रकम को, जो उन्होंने लिक्विड कैश की सूरत में मुंतकिल की थी, उसको जाली नामों और जाली अकाउंट्स के तहत पाकिस्तान वापस लाया गया और इसका इस्तेमाल करके बैंकों से कर्जे लिए गए, जिनसे नवाज शरीफ खानदान ने अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम किए। तो यूं उनके कहने का मकसद ये था कि दौलत हमारी भी थी, उसमें हिस्सा हमारा भी था, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली थी उन्होंने इस दौलत का अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम किए, और हम जो थे वो इस फ़ायदे से महरूम रहे, हमें उन्होंने महरूम किया इस चीज़ से। नवाज शरीफ ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए दावा किया था, अब ये बशीर रियाज साहब खुद अपनी जानिब से कमेंट कर रहे हैं,
خالد سراج صاحب کے لیٹر کے مندرجات کو شیئر کرنے کے بعد کہ نواز شریف نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے دشمنی کے تحت یا انتقام کے تحت اتفاق گروپ کے یونٹس کی کریڈٹ لائن کو بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان یونٹس کو بند کرنا پڑا۔ نواز شریف نے نہایت ہوشیاری سے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ فراڈ کر کے انہیں اپنی دولت سے محروم کیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو پر الزام عائد کر دیا کہ اتفاق گروپ کے یونٹس محترمہ کی وجہ سے بند ہوئے۔ یعنی کہ بشیر ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو انہوں نے چالاکی کر کے نواز شریف صاحب نے پیسے نکلوائے، لیکوڈ کیش وہاں سے بیرون ملک منتقل کیا، پھر جعلی ناموں اور اکاؤنٹ کے تحت اسے پاکستان لائے، اور اس کے نتیجے میں جب شریف گروپ کے جو یونٹ سے جن میں خالد سراج صاحب کا بھی حصہ تھا، دیگر جو کزن تھے، رشتہ دار تھے، ان کا بھی حصہ تھا، وہ بند ہوئے، تو نواز شریف صاحب نے ان کی جو بندش تھی اس کا الزام دھر دیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے اوپر اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مظلومیت کا رونا رویا۔ دوسری جانب اصل میں جو وہ کام کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے، جو انہوں نے جس کے ثبوت کے طور پر خالد سراج صاحب کا خط جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ساتھ ہی نواز شریف نے بے نظیر بھٹو پر الزام عائد کر دیا کہ اتفاق گروپ کے یونٹس محترمہ کی وجہ سے بند ہوئے، جس سے ہزاروں غریب ورکرز روزگار سے محروم ہو گئے۔ یوں اس عمل سے انہوں نے سیاسی فائدہ بھی سمیٹا۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مبینہ فراڈ ہے جو نواز شریف خاندان نے بقول بشیر ریاض صاحب اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کیا تھا، اور ان کی جو مشترکہ دولت تھی اس میں سے 1984 کے اندر ایک جو حصہ تھا، ایک پورشن تھا، وہ جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم کو سپونسر کرنے کے اوپر لگا تھا، اور اس سپونسرشپ کا نتیجہ بعد میں انہیں وزارت اعلیٰ کی شکل میں ملا، اگرچہ اس ٹائم ان کے پاس وزارت خزانہ تھی 1984 کے اندر، بعد میں انہیں وزارت اعلیٰ مل گئی پنجاب کی۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں سے ان کا جو سفر تھا اقتدار کا وہ بڑھتا گیا، 1990 میں وہ وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد وہ دوبارہ بنے 97 کے اندر، پھر دوبارہ اس کے بعد اگلی دفعہ پھر بنے، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی مہربانی یا نوازش شامل رہی ہے ان کے اوپر، اور یہ سفر آج تک جاری ہے۔ تو یہ وہ الزامات ہیں جو بلائنڈ جسٹس کے اندر لگائے گئے ہیں، مزید جن کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے بشیر ریاض صاحب کی جانب سے۔